हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच विदाउट लक बाय जेम्स आर होल्डन। यह किताब किस्मत पर निर्भर हुए बिना व्यवस्थित सोच, आदतों और फैसलों से स्थायी अमीरी बनाने की मानसिकता सिखाती है। अब देखिए, सबसे पहले लेखक सीधे दिल पर हाथ रखकर एक बात कहते हैं, और वो बात थोड़ी चुभती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में मौके का इंतजार करते रहते हैं। और यार, अगर सच बोलूं तो यही वो लाइन है जहां हम में से ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि मन के किसी कोने में हम सब ये मान बैठे होते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। अगर सही टाइम पर सही मौका मिल जाता, तो अगर उस दिन वो इंसान मिल जाता, तो आज जिंदगी अलग होती। लेखक यहीं पर रुककर हमें आईने के सामने खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं, लक इज अ मल्टीप्लायर, नॉट अ फाउंडेशन। यानी किस्मत अगर है तो वो पहले से बनी चीज को तेज करती है, लेकिन अगर नींव ही नहीं है तो किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब बहुत साफ है, अगर आपकी सोच, आदतें और फैसले गड़बड़ हैं तो सौभाग्य भी आकर फिसल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मोटिवेशनल बात हो गई, इसमें नया क्या है? लेकिन यहीं पर जेम्स आर होल्डन चाल चलते हैं। वो कहते हैं कि अमीरी कोई भावनात्मक सपना नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, और सिस्टम कभी भी भावनाओं पर नहीं, नियमों पर चलता है। लेखक पहले ही अध्याय में रैंडम वेल्थ और डिजाइन्ड वेल्थ का फर्क समझाते हैं। रैंडम वेल्थ वो है जो लॉटरी, विरासत या अचानक मिली सफलता से आती है। डिजाइन्ड वेल्थ वो है जो छोटे छोटे सही फैसलों से धीरे धीरे बनती है। और वो साफ कहते हैं कि जो पैसा किस्मत से आता है वो अक्सर किस्मत के साथ ही चला भी जाता है। यहां वो एक लाइन लिखते हैं, मनी दैट अराइव्स विदाउट स्ट्रक्चर लीव्स विदाउट वार्निंग। इसका मतलब ये कि जिस पैसे के पीछे आपकी सोच, अनुशासन और समझ नहीं होती, वो पैसा बिना चेतावनी दिए चला जाता है। अब यहीं पर वो एक आम इंसान का उदाहरण देते हैं। कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं, बस एक सामान्य आदमी नौकरी करता हुआ महीने के आखिर में ईएमआई, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की फीस और हर महीने ये उम्मीद कि अगला महीना बेहतर होगा। लेखक कहते हैं कि यही आदमी हर साल खुद से एक झूठ बोलता है, अगले साल से मैं पैसे को लेकर सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन अगला साल आता है, खर्चे वही, आदतें वही, फैसले वही। लेखक यहीं पर कहते हैं कि अमीरी का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बल्कि दिले है। काम को टालते रहना, सीखने को टालना, सोच बदलने को टालना। लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क रखते हैं जिसे वो कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। वो कहते हैं कि लोग उन चीजों पर रोते रहते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट, बॉस, सरकार, महंगाई, रिश्तेदार। लेकिन अमीर बनने की प्रक्रिया उन चीजों से शुरू होती है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में हैं। आपकी खर्च करने की आदत, आपकी सीखने की गति, आपकी सोच का स्तर, और सबसे जरूरी, आपका धैर्य। वो एक जगह लिखते हैं, वेल्थ ग्रोज क्वाइटली व्हेन ईगो स्टेज साइलेंट। इसका मतलब ये कि पैसा शोर में नहीं, चुपचाप सही फैसलों में बढ़ता है। अब यहां लेखक एक अभ्यास बताते हैं जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन असर बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि अगले 30 दिनों तक आप सिर्फ एक काम कीजिए, हर खर्च लिखिए, बिना जज किए, बिना शर्मिंदा हुए, सिर्फ लिखिए। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उनका पैसा जा कहां रहा है। और जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में एक स्विच ऑन होता है। अचानक आप खर्च करने से पहले सोचने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ जागरूकता है, और जागरूकता ही अमीरी का पहला कदम है। लेखक यहां एक आम गलती की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई बराबर अमीरी, लेकिन वो साफ करते हैं कि ज्यादा कमाई सिर्फ ज्यादा जिम्मेदारी लाती है, अगर सोच वही पुरानी रहे। वो लिखते हैं, इनकम चेंजेस लाइफस्टाइल, माइंडसेट चेंजेस डेस्टिनी। इसका मतलब ये कि सैलरी बढ़ने से सिर्फ रहन सहन बदलता है, लेकिन सोच बदलने से जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए पहले अध्याय में वो बार बार इसी बात पर लौटते हैं कि अमीरी बाहर नहीं, अंदर बनती है।
अब एक जगह लेखक बहुत कड़वी बात कहते हैं, और यार, ये सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। वो खुद को विक्टिम मानना पसंद करते हैं, क्योंकि विक्टिम होना आसान है, जिम्मेदारी लेना मुश्किल। वो एक लाइन लिखते हैं, ब्लेमिंग फील्स लाइटर देन बिल्डिंग। यानी किसी को दोष देना आसान लगता है, लेकिन खुद को बदलना भारी लगता है। पहले अध्याय का आखिरी हिस्सा बहुत शांत लेकिन असरदार है। लेखक कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों से दोस्ती करनी होगी: समय, बोरियत और अनुशासन। समय इसलिए क्योंकि अमीरी तुरंत नहीं बनती। बोरियत इसलिए क्योंकि सही काम ज्यादातर उबाऊ होते हैं। और अनुशासन इसलिए क्योंकि मन रोज बहाने बनाएगा। वो कहते हैं कि जो इंसान इन तीनों से भागता है वो हमेशा किस्मत का इंतजार करता रहेगा और एक अजीब सी जगह पर छोड़ देता है। मन थोड़ा भारी है क्योंकि सच्चाई सामने है, लेकिन उम्मीद भी है क्योंकि लेखक ने साफ कह दिया है कि अगर आपने अब तक कुछ नहीं बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बना सकते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अभी तक सही सिस्टम नहीं अपनाया, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सिस्टम और साफ होता जाएगा। अब यहां से कहानी थोड़ा और अंदर जाती है, और यार, यहीं पर जेम्स आर होल्डन असली खेल शुरू करते हैं। पहले अध्याय में उन्होंने हमें झकझोरा था, आईना दिखाया था, लेकिन अब दूसरे हिस्से में वो हमें बैठाकर समझाते हैं कि अगर किस्मत नहीं तो फिर अमीरी आती कहां से है। और जवाब बहुत सीधा है, लेकिन सुनने में थोड़ा भारी लगता है। फैसलों से, छोटे, उबाऊ, रोजमर्रा के फैसलों से। वो कहते हैं कि लोग अमीरी को एक बड़ी छलांग समझते हैं, जबकि असल में ये छोटे कदमों की लंबी यात्रा है। और समस्या ये है कि छोटे कदम दिखते नहीं हैं, इसलिए लोग उन्हें महत्व नहीं देते। लेखक यहां इनविजिबल प्रोग्रेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर सही फैसलों का रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। आप एक दिन खर्च कंट्रोल करते हैं, कुछ नहीं बदलता। 1 महीने सीखने में लगाते हैं, कोई तालियां नहीं बजती। 6 महीने तक अनुशासन में रहते हैं, कोई आपको अमीर नहीं कहता। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेखक एक लाइन लिखते हैं, इफ प्रोग्रेस वॉज विजिबल एवरीवन वुड बी वेल्थी। इसका मतलब ये कि अगर सही रास्ते पर चलने का फल तुरंत दिखता तो हर कोई उस रास्ते पर चलता। लेकिन क्योंकि असली प्रगति चुपचाप होती है, इसलिए भीड़ वहां नहीं जाती। अब लेखक यहां एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको रिजल्ट बेस्ट थिंकिंग छोड़कर डिसीजन बेस्ट थिंकिंग अपनानी होगी। मतलब ये कि आज आपने सही फैसला लिया या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आज पैसा कितना आया, क्योंकि पैसा एक डिलेड रिस्पॉन्स है। वो आज के फैसलों का जवाब महीनों या सालों बाद देता है। लेकिन हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है। यही टकराव हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। यहां वो एक आम आदमी की कहानी फिर से उठाते हैं। वही नौकरी वाला इंसान जो शाम को थका हुआ घर आता है। उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक, मोबाइल खोलकर बेवजह स्क्रॉल करना ताकि दिमाग हल्का हो जाए। दूसरा, आधा घंटा कुछ सीखना, कुछ पढ़ना या अपने पैसों की योजना बनाना। लेखक कहते हैं कि दोनों रास्तों का फर्क उस दिन नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद यही आधा घंटा 2 अलग जिंदगियां बना देगा। और यहीं पर वो कहते हैं, योर फ्यूचर इज बीइंग डिसाइडेड इन मोमेंट्स यू कॉल नथिंग। यानी जिन पलों को आप बेकार समझते हैं, वहीं आपकी किस्मत नहीं, आपकी दिशा तय होती है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ते हैं, मोटिवेशन। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले मन करेगा, फिर वो सही काम करेंगे। लेकिन अमीरी में ये नियम उल्टा चलता है। पहले आप सही काम करते हैं, फिर मन बनता है। वो लिखते हैं, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। इसका मतलब ये कि इंतजार मत करो कि दिल चाहे, बस शुरू करो। शुरुआत में मन नहीं करेगा, बोरियत आएगी, थकान होगी। लेकिन जैसे जैसे आप खुद को सही फैसले लेते हुए देखते हैं, अंदर से आत्मसम्मान पैदा होता है, और वही आत्मसम्मान आपको आगे धकेलता है।
अब यहां लेखक एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास बताते हैं जो सुनने में साधारण है लेकिन असर में गहरा। वो कहते हैं कि हर दिन बस एक सवाल खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा फैसला लिया जो मेरा भविष्य बेहतर करेगा। बस एक। वो कहते हैं कि अगर आप रोज एक सही फैसला लेने लगें तो एक साल में आपके पास 300 से ज्यादा सही फैसले जमा हो जाएंगे। और अमीरी इसी जमा से बनती है। कोई एक बड़ा दिन नहीं आता, कोई एक लकी मोमेंट नहीं होता, बस फैसलों का ढेर बनता जाता है। लेखक यहां एक और जरूरी बात बताते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि लोग पैसा मैनेज करने की बात तो बहुत करते हैं लेकिन अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। देर रात तक जागना, बेकार की चिंता, गलत लोगों की बातें और फिर सुबह खुद को कोसना कि मन नहीं लग रहा। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी ऊर्जा टूटी हुई है तो आप सही फैसले नहीं ले सकते, और अगर फैसले गलत होंगे तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। वो एक लाइन लिखते हैं, अ टायर्ड माइंड चूजेस कंफर्ट ओवर ग्रोथ, यानी थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, सही नहीं। यहां वो चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए आपको अकेलापन महसूस होगा। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, दोस्त कहेंगे कि तुम ज्यादा सोचने लगे हो, परिवार कहेगा कि इतना क्यों टेंशन लेते हो। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीरी भीड़ से अलग चलने का नाम है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत शांति से लेकिन मजबूती से कहते हैं कि अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी को डिफॉल्ट मोड पर चलने दिया है तो अब डिजाइन मोड पर लाने का वक्त है। डिफॉल्ट मोड में जिंदगी अपने आप चलती है, डिजाइन मोड में आप तय करते हैं कि क्या होगा, कब होगा और क्यों होगा। और ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। यहीं पर मन में एक हल्की सी घबराहट भी आती है और एक अजीब सी ताकत भी, क्योंकि अब बहाने कम हो रहे हैं और जिम्मेदारी धीरे धीरे आपके हाथ में आ रही है। अब यहां से लेखक बात को और गहरा ले जाते हैं। और यार, ये वो हिस्सा है जहां बहुत लोग अंदर ही अंदर असहज होने लगते हैं, क्योंकि अब सवाल बाहर की दुनिया का नहीं, आपके अपने दिमाग का है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि अमीरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि मेंटल नॉइज होता है, दिमाग का शोर। वो शोर जो हर वक्त कुछ न कुछ बोलता रहता है, डर, शक, तुलना, पछतावा और दूसरों की राय। लेखक साफ कहते हैं कि अगर आपका दिमाग साफ नहीं है तो आपके फैसले कभी साफ नहीं होंगे, और अगर फैसले साफ नहीं होंगे तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। वो एक जगह लिखते हैं, क्लैरिटी प्रिसीड्स करेंसी, यानी पैसा बाद में आता है, पहले स्पष्टता आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग स्पष्टता पाने के बजाय भागदौड़ में उलझे रहते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा जानकारी, ज्यादा सलाह, ज्यादा वीडियो, ज्यादा शोर। लेखक कहते हैं कि ये सब देखने में मेहनत लगती है, लेकिन असल में ये एक तरह की टालमटोल है, क्योंकि जब तक आप उलझे रहते हैं तब तक आपको फैसला नहीं लेना पड़ता। और फैसला लेना डराता है, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी आती है। यहां लेखक मेंटल डाइट की बात करते हैं। जैसे शरीर के लिए गलत खाना नुकसानदायक होता है, वैसे ही दिमाग के लिए गलत जानकारी। वो कहते हैं कि अगर आप दिन भर डराने वाली खबरें, दूसरों की चमकदार जिंदगी और अफवाहें और शिकायतें अपने दिमाग में भरते रहेंगे तो आप कभी लंबी सोच नहीं बना पाएंगे। वो एक लाइन लिखते हैं, यू कैंट बिल्ड अ वेल्थी फ्यूचर विथ अ स्टार्विंग अटेंशन, यानी अगर आपका ध्यान हर जगह बिखरा हुआ है तो आप कुछ भी गहराई से नहीं बना सकते। अब यहां वो एक बहुत सादा लेकिन असरदार अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं कि हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताइए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी से बात किए, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में ये बहुत अजीब लगेगा, दिमाग भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर से असली सवाल बाहर आने लगे हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब सोच में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने दिमाग की आवाज को शांति से सुना ही नहीं। इस हिस्से में लेखक तुलना की बीमारी पर भी वार करते हैं।
वो कहते हैं कि तुलना सबसे मीठा जहर है। देखने में हार्मलेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चूस लेती है। वो लिखते हैं, कंपैरिजन टर्न्स प्रोग्रेस इनटू पॉइजन। मतलब ये कि जब आप अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करते हैं, तो आपकी मेहनत भी आपको छोटी लगने लगती है। और फिर आप या तो खुद को कोसते हैं या फिर जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं। यहां वही आम आदमी फिर सामने आता है। वो सोशल मीडिया पर अपने पुराने दोस्त को देखता है, नई गाड़ी, घूमना, ब्रांडेड कपड़े। अंदर से कुछ टूटता है। वो सोचता है कि मैं ही पीछे रह गया। लेखक कहते हैं कि यहीं पर ज्यादातर लोग डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अमीरी का रास्ता अक्सर बोरिंग दिखता है, जबकि दिखावा चमकदार होता है। लेकिन चमक हमेशा गर्मी नहीं देती। वो एक लाइन लिखते हैं, फ्लैशी लाइव्स आर ऑफन फ्रजाइल लाइव्स। यानी जो जिंदगी बहुत चमकती है, वो अंदर से अक्सर खोखली होती है। लेखक इस हिस्से में डर की जड़ पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि डर पैसा खोने का नहीं होता, डर पहचान खोने का होता है। लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने अलग रास्ता चुना तो लोग क्या कहेंगे। अगर उन्होंने खर्च कम किया तो लोग उन्हें कंजूस कहेंगे। अगर उन्होंने जोखिम लिया तो लोग उन्हें बेवकूफ कहेंगे। लेखक कहते हैं कि जब तक आप इस डर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप भीड़ से अलग नहीं चल पाएंगे। और भीड़ कभी अमीर नहीं होती, सिर्फ व्यस्त होती है। यहां वो एक बहुत जरूरी मानसिक नियम बताते हैं, डिले वैलिडेशन। मतलब ये कि तुरंत तारीफ, तुरंत पहचान, तुरंत अप्रूवल मत ढूंढो। सही रास्ते पर चलने का इनाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी होता है। वो लिखते हैं, शॉर्ट टर्म अपलॉज कॉस्ट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम। यानी अगर आप आज की तालियों के लिए फैसले लेते हैं तो कल की आजादी खो देते हैं। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांत स्वर में कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को सबसे पहले अमीर बनाना होगा। साफ, शांत और केंद्रित। ये काम बाहर से नहीं होगा। कोई गुरु, कोई वीडियो, कोई किताब आपको ये नहीं दे सकती। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस मानसिक शोर को कम करना शुरू करेंगे, आपको अपने फैसलों में एक अलग ही ताकत महसूस होगी। डर अभी भी होगा, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएगा। और यहीं से असली बदलाव की आहट सुनाई देने लगती है। लेखक हमें उस जगह ले जाते हैं जहां बहुत लोग फिसल जाते हैं, और वो जगह है आदतें। जेम्स आर होल्डन साफ कहते हैं कि अमीरी कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली आदतों का नतीजा है। और यार, ये सुनने में जितना साधारण लगता है, अंदर से उतना ही असहज करता है। क्योंकि अगर अमीरी आदतों से बनती है, तो फिर सवाल बाहर की दुनिया का नहीं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हो जाता है। और अपने व्यवहार को देखना सबसे मुश्किल काम है। लेखक यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग लक्ष्य पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं रोज क्या कर रहा हूं। होल्डन लिखते हैं, गोल्स डिसाइड डायरेक्शन, हैबिट्स डिसाइड डेस्टिनेशन। यानी लक्ष्य सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक आदतें ही पहुंचाती हैं। अगर आपकी रोज की आदतें गरीब सोच वाली हैं, तो बड़े सपने भी आपको अमीर नहीं बना पाएंगे। यहां लेखक आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं, मैं बचत करना चाहता हूं, मैं निवेश करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से वो खुद को अभी भी वही पुराना इंसान मानते हैं, जो इंपल्स में खर्च करता है, जो कल पर छोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं वो इंसान हूं जो अपने पैसों को समझदारी से संभालता है। वो एक लाइन लिखते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर आइडेंटिटी। इसका मतलब ये कि आप अपने लक्ष्य जितना ऊपर नहीं जाते, बल्कि अपनी पहचान जितना नीचे गिर जाते हैं। अब वही आम आदमी फिर से सामने आता है। वो हर महीने बचत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ न कुछ आ ही जाता है, शादी, पार्टी, सेल, अचानक का खर्च। और हर बार वो खुद से कहता है, कोई बात नहीं, अगले महीने। लेखक कहते हैं कि समस्या पैसे की नहीं है,
समस्या उस पहचान की है जो वो खुद को देता है। वो खुद को ऐसा इंसान मानता ही नहीं जो ना कह सकता है। और जब तक पहचान नहीं बदलेगी, आदत नहीं बदलेगी। लेखक इस हिस्से में एक बहुत व्यावहारिक नियम बताते हैं, एनवायरनमेंट बीट्स विल पावर। वो कहते हैं कि लोग अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। सोचते हैं कि बस मन मजबूत होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका माहौल गलत है तो मजबूत से मजबूत मन भी टूट जाता है। अगर आपके फोन में हर वक्त खरीदारी के ऐप्स हैं तो आप खुद को दोष मत दीजिए। अगर आपका दोस्त सर्कल सिर्फ खर्च और दिखावे की बात करता है तो आपको बार बार फिसलना ही है। लेखक लिखते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट सो डिसिप्लिन फील्स नेचुरल। यानी अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान लगे। यहां वो एक छोटा सा अभ्यास देते हैं। वो कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए अपने आसपास से वो सब हटा दीजिए जो आपको गलत फैसलों की तरफ धकेलता है। अनावश्यक ऐप्स, बेवजह की सब्सक्रिप्शंस और वो लोग जिनसे बात करके आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, खालीपन सा महसूस होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपके पास सोचने की जगह बढ़ रही है और सोच की जगह ही सही आदतों की जन्मभूमि होती है। लेखक यहां कंसिस्टेंसी पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि जब तक बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे तब तक वो सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे छोटे कामों को लंबे समय तक करना ही असली ताकत है। वो एक लाइन लिखते हैं, कंसिस्टेंसी लुक्स बोरिंग अंटिल इट लुक्स अनस्टॉपेबल। यानी जब तक आप लगातार करते रहते हैं वो उबाऊ लगता है, लेकिन एक दिन वही चीज अजेय बन जाती है। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों से प्यार करना सीखना होगा, न कि सिर्फ नतीजों से। क्योंकि नतीजे कभी आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आदतें होती हैं। और जिस दिन आप रोज की छोटी जीतों पर गर्व महसूस करने लगते हैं, उसी दिन आपकी पहचान बदलना शुरू हो जाती है। बाहर अभी कुछ बदला नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ स्थायी बनने लगा होगा और वही आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। लेखक हमें उस जगह ले आते हैं जहां बात सिर्फ आदतों की नहीं रहती, बल्कि धैर्य की हो जाती है। और यार, सच बताऊं तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रास्ते से उतर जाते हैं। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि अमीरी की यात्रा में सबसे कम आंकी जाने वाली चीज पेशेंस है। लोग सोचते हैं कि धैर्य का मतलब है चुपचाप इंतजार करना, लेकिन लेखक कहते हैं कि धैर्य का असली मतलब है सही काम करते रहना, तब भी जब कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिख रहा हो। वो एक लाइन लिखते हैं, पेशेंस इज नॉट पैसिव, इट्स डिसिप्लिन्ड परसिस्टेंस। यानी धैर्य सुस्ती नहीं है, बल्कि अनुशासित निरंतरता है। ये सुनने में भारी लगता है, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तब समझ आता है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब महीनों तक मेहनत करने के बाद भी बैंक बैलेंस वही रहता है, जब सही फैसलों के बाद भी कोई बदलाव नजर नहीं आता, तब मन सबसे पहले यही कहता है, छोड़ो यार, इससे क्या फायदा। यहां लेखक टाइम लैग की अवधारणा समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर सही फैसला और उसके नतीजे के बीच एक समय का अंतर होता है। समस्या ये है कि लोग इस अंतर को फेलियर समझ लेते हैं। वो मान लेते हैं कि क्योंकि अभी परिणाम नहीं दिख रहा, इसका मतलब रास्ता गलत है। होल्डन लिखते हैं, मोस्ट पीपल क्विट इन द टाइम लैग। यानी ज्यादातर लोग उस खाली जगह में हार मान लेते हैं जहां काम हो चुका होता है, लेकिन उसका फल अभी नहीं आया होता। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। उसने खर्च कम किया, उसने सीखना शुरू किया, उसने कुछ निवेश भी किए, लेकिन एक साल बाद भी उसकी जिंदगी में कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं है। वही नौकरी, वही दिनचर्या। अंदर से आवाज आती है, इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेखक कहते हैं कि यहीं पर असली परीक्षा होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नतीजे के लिए कर रहे हैं तो आप टिक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप उस इंसान बनने के लिए कर रहे हैं जो लंबे समय में अमीर बनता है, तो आप रुकेंगे नहीं। लेखक इस हिस्से में लॉन्ग टर्म अनफेयरनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में सही रास्ता अक्सर अनफेयर लगता है।
दूसरे लोग मजे करते दिखते हैं, खर्च करते दिखते हैं, और आप खुद को रोकते रहते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही नाइंसाफी आगे चलकर आपके पक्ष में पलटती है। वो लिखते हैं, शॉर्ट टर्म पेन बाइज लॉन्ग टर्म पावर, यानी थोड़ी देर का दर्द आगे की बड़ी ताकत खरीदता है। यहां वो एक बहुत जरूरी मानसिक अभ्यास बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने प्रोग्रेस को दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से तुलना कीजिए। पिछले साल आप कितने इंपल्सिव थे, आज कितने नियंत्रित हैं। पहले आप पैसे के बारे में कितना डरते थे, आज कितना समझते हैं। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर आपकी नींव को मजबूत करते हैं, और वही नींव आगे चलकर बड़े फैसलों को संभाल पाती है। लेखक यहां एक आम गलती पर भी रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि लोग बीच रास्ते में स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। आज ये तरीका, कल वो तरीका। कोई नया वीडियो देखा, कोई नया आइडिया सुना, और पुराना सिस्टम छोड़ दिया। होल्डन कहते हैं कि ये कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो लिखते हैं, चेंजिंग प्लान्स फील्स लाइक प्रोग्रेस बट इट्स ऑफन एस्केप, यानी बार बार योजना बदलना प्रगति जैसा लगता है, लेकिन असल में ये धैर्य से भागना होता है। इस हिस्से में लेखक यह भी कहते हैं कि आपको बॉदम से डरना नहीं चाहिए। सही काम ज्यादातर बोरिंग होता है। वही बजट, वही निवेश, वही सीखना, लेकिन यही बोरिंग चीजें कॉम्पाउंड होती हैं। वो एक लाइन लिखते हैं, बोरिंग डन कंसिस्टेंटली बिकम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यानी उबाऊ काम जब लगातार किया जाता है तो असाधारण नतीजे देता है। 5वें हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उस इंसान के साथ रहना सीखना होगा जो आप बन रहे हैं, न कि उस इंसान के साथ जो आप जल्दी बनना चाहते हैं। क्योंकि जल्दबाजी आपको तोड़ देती है, लेकिन धैर्य आपको गढ़ता है। और जैसे जैसे आप इस समय अंतर को सहना सीखते हैं, आपको एहसास होने लगता है कि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, आप रास्ते पर हैं, भले ही रास्ता अभी सुनसान लगे। अब इस हिस्से में लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा करते हैं जिसे ज्यादातर लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई आराम छीन लेती है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि अमीरी सिर्फ सही आदतें और धैर्य रखने से नहीं आती, बल्कि गलत लोगों और गलत सलाह से दूरी बनाने से भी आती है। और यार, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, क्योंकि हम मानना नहीं चाहते कि हमारे आसपास के लोग ही कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि हर इंसान अपने वातावरण का औसत होता है। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी योजना बना लें, अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं और हर नई कोशिश को बेवकूफी कहते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी भी बन जाती है। वो एक लाइन लिखते हैं, योर सर्कल नॉर्मलाइजेज योर सीलिंग, मतलब ये कि आपके आसपास के लोग तय कर देते हैं कि आपको कितना ऊपर तक जाना सामान्य लगेगा। उससे ज्यादा आप खुद को असहज महसूस करने लगते हैं। यहां लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग आपको बुरा इंसान नहीं बनाना चाहते, वो बस आपको अपने जैसा बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो दूसरों को अपने ठहराव का एहसास होता है, और ये एहसास चुभता है। इसलिए लोग मजाक में, सलाह में या चिंता के नाम पर आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं। इतना मत सोच, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये सब अमीरों की बातें हैं। लेखक कहते हैं कि ये वाक्य सुनने में मासूम लगते हैं, लेकिन असर में बहुत भारी होते हैं। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। उसने खर्च कम किया है, सीखना शुरू किया है और कुछ अलग फैसले ले रहा है, लेकिन जब वो दोस्तों के साथ बैठता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। कोई कहता है बहुत बदल गया है, कोई हंसकर कहता है फाइनेंस का प्रोफेसर बन गया है क्या। लेखक कहते हैं कि यहीं पर इंसान दो में से एक रास्ता चुनता है। या तो वो खुद को छोटा कर लेता है ताकि सब सहज रहें, या फिर वो असहज होना स्वीकार करता है ताकि आगे बढ़ सके।
लेखक इस हिस्से में एक बहुत जरूरी नियम बताते हैं, बोरो बिलीव्स सिलेक्टिवली। मतलब ये कि हर सलाह सुनना जरूरी नहीं है, खासकर उन लोगों की सलाह नहीं जिनकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। होल्डन साफ कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद पैसों को लेकर परेशान है, कर्ज में है या हमेशा शिकायत करता रहता है, तो उसकी सलाह आपको सुकून दे सकती है, लेकिन समाधान नहीं। वो एक लाइन लिखते हैं, कंफर्टिंग एडवाइस रियली बिल्ड्स वेल्थ। यानी जो सलाह दिल को आराम देती है वो अक्सर जेब को खाली ही रखती है। यहां लेखक यह भी कहते हैं कि दूरी बनाने का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं है। दूरी बनाने का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना, हर चर्चा में हिस्सा न लेना, हर बहस में जवाब न देना और हर राय को अपने ऊपर लागू न करना। ये चुप्पी शुरुआत में भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही चुप्पी आपको मानसिक ताकत देती है, क्योंकि अब आपका दिमाग दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी दिशा सुनने लगता है। लेखक इस हिस्से में अकेलेपन की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि सही रास्ते पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब आप न पुराने जैसे रहते हैं, न नए जैसे बन पाए होते हैं। ये बीच का समय बहुत अजीब होता है। पुराने दोस्त समझ नहीं पाते और नए लोग अभी मिले नहीं होते। होल्डन लिखते हैं, लोनलीनेस इज द टैक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलने की कीमत अकेलापन है। लेकिन ये अकेलापन खाली नहीं होता, ये आपको खुद से मिलने का मौका देता है। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांति से कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हर किसी के साथ चलने की जरूरत नहीं है। कुछ रास्ते अकेले चलते हैं ताकि आप अपनी आवाज सुन सकें, और जब आप अपनी आवाज सुनना सीख लेते हैं तब बाहरी शोर आपको हिला नहीं पाता। यही वो पल होता है जहां आप अंदर से मजबूत महसूस करने लगते हैं और बाहर की दुनिया धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। अब इस हिस्से में लेखक उस डर की परत खोलते हैं जो दिखता नहीं है लेकिन हर फैसले के नीचे बैठा रहता है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि लोग जोखिम से नहीं डरते, लोग असफल दिखने से डरते हैं। पैसा खो जाने का डर बाद में आता है, पहले आता है अपनी छवि टूटने का डर। वो कहते हैं कि हम सब अपने दिमाग में एक दर्शक मंडली लेकर चलते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, और हर फैसला लेने से पहले उसी मंडली की प्रतिक्रिया सोचते हैं। और यार, यही मंडली हमें सुरक्षित तो रखती है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। लेखक एक लाइन लिखते हैं, फियर सर्वाइव्स ऑन इमेजिनेशन नॉट एविडेंस। मतलब डर ज्यादातर कल्पना से पैदा होता है, हकीकत से नहीं। हम सोचते रहते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी होती ही नहीं, और जो होती भी हैं उनसे हम संभल जाते हैं। असली नुकसान डर में जीने से होता है, क्योंकि डर हमें निर्णय लेने से रोक देता है। यहां लेखक कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग जुआ नहीं खेलते, वो गणना करते हैं। फर्क ये है कि बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। कोई देखता है तो कहता है कितना बड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन अंदर से वो रिस्क नहीं, एक सोच समझा कदम होता है। होल्डन लिखते हैं, वेल्थ ग्रोज वेयर रिस्क इज अंडरस्टूड नॉट अवॉइडेड। यानी पैसा वहां बढ़ता है जहां जोखिम को समझा जाता है, न कि जहां उससे भागा जाता है। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। उसे एक मौका दिखता है, कोई नया कौशल सीखने का, कोई साइड इनकम शुरू करने का या कोई निवेश करने का। लेकिन दिमाग तुरंत पुराने अनुभव उठा लाता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर पैसे डूब गए तो। लेखक कहते हैं कि यहां पर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं हार सकता हूं, सवाल होना चाहिए अगर मैं हार गया तो कितना। क्योंकि जब आप नुकसान की सीमा तय कर लेते हैं तब डर आधा हो जाता है, और जब डर आधा होता है तो हिम्मत दोगुनी हो जाती है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत काम की तकनीक बताते हैं, एसिमेट्रिक बेट्स। मतलब ऐसे फैसले जहां नुकसान सीमित हो लेकिन फायदा खुला हो। जैसे सीखने में लगाया गया समय, खुद पर किया गया निवेश या छोटे पैमाने पर शुरू की गई कोशिश। वो कहते हैं कि इन जगहों पर फेल होना भी आपको गरीब नहीं बनाता,
लेकिन सफल होना आपकी दिशा बदल सकता है। वो एक लाइन लिखते हैं, स्मॉल रिस्क्स टेकन अर्ली प्रिवेंट बिग रिग्रेट्स लेटर। यानी छोटी उम्र में छोटे स्तर पर लिए गए जोखिम आगे चलकर बड़े पछतावे से बचा लेते हैं। यहां लेखक ईगो की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ईगो आपको बड़ा दिखने का लालच देता है, लेकिन सुरक्षा नहीं देता। लोग ईगो के कारण छोटे से शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अमीर लोग ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़कर अंदर आते हैं। वो सीखते हैं, गलतियां करते हैं और चुपचाप बेहतर होते जाते हैं। होल्डन लिखते हैं, ईगो वांट्स अप्लॉज, वेल्थ वांट्स प्रोग्रेस। यानी ईगो को तालियां चाहिए, लेकिन अमीरी को आगे बढ़ना। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत सधी हुई बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको डर से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस डर के बावजूद चलना सीखना है, क्योंकि बहादुरी का मतलब डरना होना नहीं होता। बहादुरी का मतलब डर के साथ सही फैसला लेना होता है। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन डर आपकी सीमा नहीं रहता। वो सिर्फ एक संकेत बन जाता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। अब इस हिस्से में लेखक उस चीज पर हाथ रखते हैं जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वही चीज तय करती है कि पैसा टिकेगा या फिसल जाएगा। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे को संभालने की क्षमता पर नहीं। और यार, यही वो जगह है जहां किस्मत से आया पैसा भी बह जाता है, और बिना किस्मत के कमाया पैसा भी अगर समझदारी न हो तो हाथ से निकल जाता है। वो साफ कहते हैं कि वेल्थ का मतलब सिर्फ कमाना नहीं है। वेल्थ का मतलब है रखना, बढ़ाना और सही समय पर इस्तेमाल करना। वो एक लाइन लिखते हैं, अर्निंग मनी इज अ स्किल, कीपिंग इट इज अ डिसिप्लिन। यानी पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे संभालना अनुशासन है। और अनुशासन वो चीज है जो तालियां नहीं बटोरती। कोई आपको इसलिए शाबाशी नहीं देता कि आपने बेवजह खर्च नहीं किया, कि आपने दिखावे से खुद को रोका। लेकिन यही अदृश्य फैसले आपके भविष्य को सुरक्षित करते हैं। यहां लेखक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्च अपने आप बढ़ने लगते हैं। बेहतर फोन, बड़ा घर, महंगी आदतें। बाहर से ये प्रगति लगती है, लेकिन अंदर से ये जाल होता है। होल्डन लिखते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज द साइलेंट किलर ऑफ वेल्थ। यानी जीवन शैली का बढ़ना अमीरी का सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे होते हैं, फिर भी आप फंसे रहते हैं। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। उसकी सैलरी बढ़ी है, लोग बधाई दे रहे हैं। अंदर एक आवाज कहती है, अब तो बनता है, और वो मान लेता है। कुछ महीने सब ठीक लगता है, लेकिन फिर वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। लेखक कहते हैं कि यहां समस्या पैसे की नहीं है, समस्या उस आदत की है जो हर बढ़त को खर्च में बदल देती है। और जब तक ये आदत नहीं टूटेगी, तब तक अमीरी सिर्फ कागज पर रहेगी। लेखक इस हिस्से में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विचार लाते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने फैसलों में जगह छोड़ते हैं। वो अपनी पूरी आमदनी खर्च नहीं करते, अपनी पूरी क्षमता उधार नहीं लेते, और अपनी जिंदगी को एज पर नहीं चलाते। क्योंकि एज पर चलने वाली जिंदगी थोड़ी सी हवा से गिर जाती है। वो एक लाइन लिखते हैं, वेल्थ लव्स बफर्स। यानी पैसा वहां टिकता है जहां सुरक्षा की परतें होती हैं। यहां वो एक व्यावहारिक सोच बताते हैं। वो कहते हैं कि हर खर्च से पहले ये मत पूछो कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूं। पूछो कि क्या ये मेरी आजादी बढ़ाएगा या घटाएगा। क्योंकि बहुत सी चीजें जो हम खरीदते हैं, वो खुशी नहीं, जिम्मेदारी लाती हैं। एमी, मेंटेनेंस, तुलना। और धीरे धीरे वो चीजें हमें नहीं, हम उन्हें संभाल रहे होते हैं। लेखक इस हिस्से में कर्ज की भी बात करते हैं, लेकिन डराने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन गलत कारणों से लिया गया कर्ज जहर बन जाता है। दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, स्टेटस के लिए लिया गया कर्ज, ये आपको अमीर दिखा सकता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। होल्डन लिखते हैं, डेट शुड सर्व ग्रोथ, नॉट ईगो। यानी कर्ज विकास के लिए हो, ईगो के लिए नहीं। इस हिस्से के आखिर में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं
कि बिना किस्मत के अमीर बनने का मतलब है अपनी जिंदगी को हल्का रखना, कम दिखावा, कम बोझ, कम डर, ताकि जब मौका आए तो आप उसे पकड़ सकें। क्योंकि मौका तभी काम आता है जब आपके हाथ खाली हों। और जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी से गैर जरूरी वजन हटाते जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आप अब सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपनी आजादी बना रहे हैं। अब इस हिस्से में लेखक उस चीज की बात करते हैं जिस पर लोग या तो बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं या बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते, सिस्टम। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को याददाश्त और मूड के भरोसे चला देता है। जब मन किया बचत कर ली, जब मन किया निवेश कर लिया, और जब मन नहीं किया तो सब भूल गया। लेखक कहते हैं कि अमीरी भावना से नहीं, व्यवस्था से आती है, और व्यवस्था हमेशा बोरिंग होती है, लेकिन भरोसेमंद भी वही होती है। वो एक लाइन लिखते हैं, सिस्टम्स बीट इंटेंशंस एवरी सिंगल टाइम। यानी इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सिस्टम उन्हें पछाड़ देता है। क्योंकि इरादे थक जाते हैं, सिस्टम नहीं। इरादे छुट्टी लेते हैं, सिस्टम रोज काम करता है। यहीं पर लेखक बताते हैं कि अमीर लोग खुद पर भरोसा कम करते हैं और सिस्टम पर ज्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान कमजोर है लेकिन अच्छी व्यवस्था मजबूत होती है। यहां लेखक ऑटोमेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जितने फैसले आप अपने दिमाग से हटाकर सिस्टम को सौंप देंगे, उतनी कम गलतियां होंगी। जैसे बचत अपने आप कटना, निवेश अपने आप होना, बिल अपने आप भरना। इससे पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता, दिमाग भी हल्का होता है। होल्डन लिखते हैं, ऑटोमेशन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम योरसेल्फ। यानी सिस्टम आपको आपकी ही कमजोरियों से बचाता है। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। पहले वो हर महीने तय करता था कि कितना बचाएगा। कभी करता था, कभी नहीं। अब उसने सिस्टम बनाया है। पैसा आते ही कुछ हिस्सा अलग हो जाता है। शुरुआत में उसे कंट्रोल खोने जैसा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो फैसलों से नहीं जूझ रहा, बस जिंदगी जी रहा है। लेखक कहते हैं कि यही असली आजादी है, जब सही काम अपने आप होने लगे। लेखक इस हिस्से में डिसीजन फटीग की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर छोटा फैसला भी दिमाग की ऊर्जा खाता है। दिन भर के छोटे छोटे निर्णय हमें थका देते हैं, और थका हुआ दिमाग अक्सर गलत फैसले लेता है। इसलिए अमीर लोग अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करते हैं। कम विकल्प, कम उलझन, ज्यादा स्पष्टता। वो एक लाइन लिखते हैं, लेस डिसीजंस बेटर डिसीजंस। यानी कम फैसले लेकिन बेहतर फैसले। यहां लेखक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम का मतलब रिजिडिटी नहीं है। सिस्टम का मतलब है स्पष्ट नियम, जिनमें जरूरत पड़ने पर बदलाव हो सके। लेकिन बदलाव भावनाओं से नहीं, डेटा से होना चाहिए। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे सुधारो, लेकिन हर हल्की परेशानी पर सिस्टम मत तोड़ो। होल्डन लिखते हैं, डोंट ब्रेक द सिस्टम बिकॉज ऑफ अ बैड वीक। यानी एक खराब हफ्ते के कारण पूरी व्यवस्था मत गिराओ। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांत स्वर में कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करें कि आपको हर दिन हीरो बनने की जरूरत न पड़े। जब सिस्टम सही होता है तो साधारण इंसान भी असाधारण नतीजे पा सकता है। और जैसे जैसे आप अपने फैसलों को सिस्टम में बदलते जाते हैं, आपको महसूस होता है कि पैसा अब आपकी भावनाओं से नहीं, आपकी व्यवस्था से चल रहा है, और यही स्थिरता आगे की सबसे बड़ी ताकत बनती है। अब इस हिस्से में लेखक हमें उस जगह ले जाते हैं जहां बहुत कम लोग ईमानदारी से रुककर सोचते हैं अपनी कीमत पर। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाने के बारे में बहुत सतही सोच रखते हैं। वो मान लेते हैं कि सैलरी ही उनकी कीमत है, पद ही उनकी पहचान है। लेखक यहीं पर कहते हैं कि यही सोच इंसान को सीमित कर देती है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू बाहर से तय हो रही है तो आपका भविष्य भी बाहर वाले तय करेंगे। वो एक लाइन लिखते हैं, इनकम फॉलोज वैल्यू नॉट एफर्ट। यानी आमदनी मेहनत के पीछे नहीं, आपकी उपयोगिता के पीछे चलती है। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं
जिसे कोई रिप्लेस कर सकता है, तो आपकी इनकम भी रिप्लेसेबल रहेगी। और ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन यार, यही सच है। यहां लेखक स्किल स्टैकिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अकेला कोई एक हुनर आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन कई औसत हुनर मिलकर आपको रेयर बना सकते हैं। जैसे थोड़ा टेक्निकल ज्ञान, थोड़ा कम्युनिकेशन, थोड़ा समझ पैसों की, और थोड़ा डिसिप्लिन। ये सब मिलकर आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते हैं। होल्डन लिखते हैं, रेयर कॉम्बिनेशंस बीट रेयर टैलेंट्स। यानी बहुत रेयर टैलेंट से ज्यादा ताकत रेयर कॉम्बिनेशन में होती है। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। वो अपने काम में ठीक है, लेकिन अलग नहीं है। पहले वो सोचता था कि बस मेहनत करता रहूं, कोई देख लेगा। अब उसे समझ आने लगता है कि अगर वो खुद को अलग नहीं बनाएगा, तो भीड़ में ही रहेगा। वो सीखना शुरू करता है, शुरुआत में धीरे, कभी थककर, कभी शक के साथ। लेकिन हर नया स्किल उसे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। और कॉन्फिडेंस पैसे से नहीं आता, कॉम्पिटेंस से आता है। लेखक इस हिस्से में एक और भ्रम तोड़ते हैं, पैशन। वो कहते हैं कि लोग इंतजार करते हैं कि उन्हें पैशन मिल जाए, फिर वो कुछ सीखेंगे। लेकिन असल में पैशन काम करने से पैदा होता है, पहले से नहीं होता। वो लिखते हैं, पैशन इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस। यानी जब आप किसी चीज में बेहतर होने लगते हैं, तभी उसमें रुचि पैदा होती है। इसलिए इंतजार मत करो कि मन करेगा, बस शुरू करो। यहां लेखक लीवरेज की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर लोग अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अकेले घंटे बेचने से आगे बढ़कर वो सिस्टम, टेक्नोलॉजी और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि लीवरेज तभी काम करता है जब आपकी वैल्यू ठोस हो। खोखली वैल्यू पर लीवरेज सिर्फ रिस्क बढ़ाता है। होल्डन लिखते हैं, लीवरेज एम्पलीफाइज हु यू ऑलरेडी आर। यानी लीवरेज आपको वैसा ही बड़ा बनाता है जैसे आप अंदर से हैं। इस हिस्से में लेखक ह्यूमिलिटी की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीखने के लिए झुकना पड़ता है। ईगो अगर बड़ा है तो दिमाग बंद हो जाता है। बहुत लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो बिगिनर बनने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने की प्रक्रिया में बार बार बिगिनर बनना पड़ता है, और जो इस शर्म से नहीं डरता, वही आगे निकलता है। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत साफ लेकिन शांत स्वर में कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को चलती हुई परियोजना मानना होगा। आज जो आप हैं, वो अंतिम वर्जन नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, दुनिया आपको अलग तरह से देखना शुरू करती है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जिस दिन आता है, आपको एहसास होता है कि आप अब सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसके आसपास पैसा रुकना चाहता है। अब इस हिस्से में लेखक बात को एक ऐसे मोड पर ले आते हैं जहां बहुत लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहां पैसा कमाने की तकनीक नहीं, पैसा संभालने की मानसिकता भी नहीं, बल्कि रिश्तों और सीमाओं की बात होती है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने की राह में एक बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट होता है, लोगों को ना कहना सीखना। और यार, ये छोटा सा शब्द जितना हल्का लगता है, उतना ही भारी साबित होता है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, वैसे वैसे लोग आपसे अपेक्षाएं रखने लगते हैं। कोई मदद मांगता है, कोई उधार, कोई सलाह, कोई आपका समय। और शुरुआत में आप सबके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि हर हां की एक कीमत होती है। वो एक लाइन लिखते हैं, एवरी येस टू अदर्स इज अ नो टू योर फ्यूचर। यानी दूसरों को हर बार हां कहना अक्सर अपने भविष्य को ना कहना होता है। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। पहले वो सबकी मदद करता था, सबकी बात सुनता था, और अंत में खुद थक जाता था। अब जब उसने अपनी जिंदगी को थोड़ा संभालना शुरू किया है, तो लोग कहते हैं, अब तो बदल गया है, अब तो टाइम नहीं देता। अंदर से अपराध बोध आता है। लेखक कहते हैं कि यही अपराध बोध इंसान को वापस पुराने पैटर्न में खींचता है, क्योंकि हम ये मान बैठे होते हैं कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश होना है, जबकि सच्चाई ये है कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फ
रिस्पेक्ट होना है। लेखक इस हिस्से में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप सबको साथ लेकर अमीर नहीं बन सकते। कुछ लोग आपके साथ शुरुआत करेंगे, कुछ रास्ते में उतर जाएंगे और कुछ कभी साथ चल ही नहीं पाएंगे। ये कड़वा है, लेकिन सच है। होल्डन लिखते हैं, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड योर ग्रोथ। यानी हर कोई आपकी बढ़त की कीमत नहीं चुका सकता, खासकर वो लोग जो खुद रुक गए हैं। यहां लेखक टाइम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते भी समय के साथ सुधर सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए अमीर लोग अपने समय को बहुत सख्ती से बचाते हैं। वो हर बातचीत, हर मीटिंग, हर रिक्वेस्ट को ये सोचकर देखते हैं कि ये मुझे आगे ले जाएगी या बस थका देगी। वो एक लाइन लिखते हैं, प्रोटेक्ट योर टाइम लाइक इट्स योर लास्ट करेंसी। यानी अपने समय को ऐसे बचाओ जैसे वही आपकी आखिरी मुद्रा हो। लेखक यहां जेनरोसिटी को गलत मत समझने की चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि उदार होना अच्छी बात है, लेकिन बिना सीमा के उदार होना आपको खोखला कर देता है। अमीर सोच वाला इंसान मदद करता है, लेकिन रेस्क्यू नहीं करता। वो सपोर्ट देता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनाता। होल्डन लिखते हैं, हेल्प दैट वीकन्स यू हेल्प्स नो वन। यानी जो मदद आपको कमजोर कर दे, वो किसी के भी काम की नहीं होती। इस हिस्से में लेखक इमोशनल प्रेशर की भी बात करते हैं। रिश्तेदारों की उम्मीदें, समाज की परिभाषाएं और अंदर का डर कि कहीं लोग बुरा न मान जाए। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर भावना को मैनेज करने निकल पड़ेंगे, तो आप अपने फैसले कभी नहीं ले पाएंगे। कुछ लोगों को असहज होना पड़ेगा, तभी आप स्थिर रह पाएंगे। और ये असहजता अस्थायी होती है, लेकिन आपकी दिशा स्थायी बनाती है। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांत लेकिन पक्की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले पड़ जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्टिव हो जाएंगे। आप हर जगह नहीं होंगे, हर किसी के लिए नहीं होंगे, लेकिन जहां होंगे, पूरे होंगे। और जैसे जैसे आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं, वैसे वैसे दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है, और यहीं से आपकी जिंदगी में एक नया संतुलन बनना शुरू होता है। अब इस हिस्से में लेखक हमें उस जगह ले आते हैं जहां बात बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई की होती है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, आदतें बनी हुई हैं, सिस्टम काम कर रहा है, फैसले भी पहले से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। और यार, यही वो पल है जहां बहुत लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि इंसान को शांति अजीब लगने लगती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और वो खुद ही गड़बड़ ढूंढने लगता है। लेखक इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है, तो उसे संघर्ष की आदत हो जाती है, और जब हालात शांत होने लगते हैं, तो दिमाग उस शांति को खतरा समझ लेता है। वो एक लाइन लिखते हैं, वी ऑफन डिस्ट्रॉय व्हाट फील्स अनफेमिलियर इवन इफ इट्स गुड। यानी जो चीज नई और अच्छी लगती है, हम कई बार उसी को तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे पुराने दर्द से मेल नहीं खाती। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। अब वो पहले से ज्यादा स्टेबल है, खर्च कंट्रोल में है, सोच साफ है, भविष्य को लेकर थोड़ी उम्मीद भी है। लेकिन तभी वो एक अजीब हरकत करता है। बेवजह बड़ा खर्च, बिना सोचे कोई रिस्क, या पुराने लोगों के साथ वही पुरानी आदतें। बाद में खुद से कहता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। लेखक कहते हैं कि ये अचानकपन नहीं होता, ये अंदर बैठे उस पुराने वर्षन की आखिरी कोशिश होती है जो बदलाव से डरता है। लेखक इस हिस्से में आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप बदलते हैं, तो आपका पुराना और नया रूप टकराते हैं। पुराना रूप कहता है, तू इतना भी खास नहीं है, तू ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। नया रूप कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं संभल रहा हूं। और इस टकराव में कई लोग हार मान लेते हैं। होल्डन लिखते हैं, ग्रोथ फील्स अनसेफ बिफोर इट फील्स नेचुरल। यानी बढ़ना पहले असुरक्षित लगता है, बाद में सामान्य बनता है। यहां लेखक एक बहुत काम की तकनीक बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप खुद को सेल्फ सबोटाज करते हुए पकड़ें, तो खुद को दोष मत दीजिए।
बस उसे पहचानिए, नाम दीजिए, कहिए ये मेरा पुराना पैटर्न है। जैसे ही आप पहचान लेते हैं, उसकी ताकत आधी हो जाती है, क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस नहीं रहा। लेखक कहते हैं कि अमीर सोच का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है। इस हिस्से में लेखक इमोशनल रेगुलेशन की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर गलत फैसले थके हुए, गुस्से में या अकेलेपन में लिए जाते हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं कि बड़े फैसले कभी स्ट्रांग इमोशन में मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए और फिर देखिए कि फैसला वही है या नहीं। होल्डन लिखते हैं, स्ट्रांग इमोशंस डिमांड स्लो डिसीजंस, यानी जब भावना तेज हो तो फैसला धीमा होना चाहिए। यहां वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि वो इसके लायक नहीं है। बचपन की बातें, पुराने अनुभव, असफलताएं सब मिलकर एक अदृश्य सीमा बना देती हैं। और जैसे ही इंसान उस सीमा को पार करने लगता है, अंदर से अपराधबोध उठने लगता है। लेखक कहते हैं कि ये अपराधबोध झूठा है। आपकी तरक्की किसी की हार नहीं है। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांत स्वर में कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर के पुराने डर से लड़ना नहीं है, बस उसे पीछे छोड़ना है। वो डर आपको यहां तक लाया था, लेकिन आगे नहीं ले जा सकता। और जैसे जैसे आप खुद को शांत रहने देना सीखते हैं, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, वो हमेशा अंदर थी। और अब आप उसे पहचानने लगे हैं। अब इस हिस्से में लेखक हमें उस मोड़ पर ले आते हैं जहां इंसान पहली बार पीछे मुड़कर देखने लगता है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि जब आप एक लंबा रास्ता तय कर लेते हैं, तब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है संतुष्टि का धोखा। वो कहते हैं कि लोग जब थोड़ी स्थिरता पा लेते हैं तो खुद को सेफ मान लेते हैं। और यार, यही सेफ्टी कई बार ग्रोथ की कब्र बन जाती है। लेखक एक लाइन लिखते हैं, कंफर्ट इज नॉट द एनिमी, कंप्लेसेंसी इज। यानी आराम बुरा नहीं है, लेकिन आत्मसंतोष खतरनाक है। क्योंकि आराम आपको संभालता है, लेकिन आत्मसंतोष आपको रोक देता है। और अमीरी का सफर रुकते ही उल्टा चलने लगता है। यहां कोई न्यूट्रल नहीं होता। या तो आप आगे बढ़ रहे होते हैं, या धीरे धीरे पीछे खिसक रहे होते हैं। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर है, डर कम है, नियंत्रण ज्यादा है। लोग उसकी बात सुनने लगे हैं। और यहीं पर उसके अंदर एक आवाज उठती है, अब तो काफी हो गया है। लेखक कहते हैं कि ये आवाज बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये मेहनत के थकान से नहीं आती, ये ईगो की संतुष्टि से आती है। होल्डन लिखते हैं, सक्सेस विस्पर्स लाइज व्हेन विजिलेंस फेड्स, यानी सफलता धीरे से झूठ बोलने लगती है जब आपकी चौकसी कम हो जाती है। इस हिस्से में लेखक ह्यूमिलिटी को दोबारा सामने लाते हैं, लेकिन नए रूप में। वो कहते हैं कि असली ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि आप खुद को छोटा समझें, बल्कि ये है कि आप ये माने कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। अमीर सोच वाला इंसान जानता है कि दुनिया बदलती रहती है। ये जो चीज आज काम कर रही है, वो कल बेकार हो सकती है। इसलिए वो खुद को लगातार अपडेट करता रहता है। होल्डन लिखते हैं, स्टेइंग क्यूरियस कीप्स यू रेलिवेंट, यानी जिज्ञासा आपको समय के साथ जुड़ा रखती है। यहां लेखक स्टैग्नेशन के संकेत भी बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने फैसलों को जस्टिफाई करने लगे हैं, अगर आप नई सोच को तुरंत रिजेक्ट करने लगे हैं, अगर आप खुद से कहने लगे हैं मैं ऐसा ही हूं, तो समझ लीजिए कि आप रुक गए हैं। और रुकना इस यात्रा में सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है। लेखक इस हिस्से में रिन्यूअल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपको हर कुछ समय में खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अब भी वही सीख रहा हूं जो मुझे आगे ले जाएगा? क्या मेरी आदतें अब भी मुझे स्ट्रेच कर रही हैं? क्या मैं चुनौती से भाग रहा हूं या उसका स्वागत कर रहा हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जरूरी हैं। होल्डन लिखते हैं, ग्रोथ डिमांड्स रेगुलर सेल्फ इंटेरोगेशन, यानी बढ़त के लिए खुद से सख्त सवाल पूछने पड़ते हैं। यहां वो एक सटल डेंजर की बात करते हैं, दूसरों की तारीफ। शुरुआत में तारीफ हौसला देती है,
लेकिन धीरे धीरे वही तारीफ आपको एक इमेज में कैद कर देती है। आप वही बनने लगते हैं जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, न कि वो जो आपको बनना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप इमेज को बचाने में लग गए तो आप इवोल्यूशन रोक देंगे। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत शांत लेकिन चेतावनी भरे स्वर में कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बने रहना अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ होता है और इसलिए आपको पहले से ज्यादा सजग रहना पड़ता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको और विनम्र और सतर्क और सीखने के लिए खुला रहना होता है, क्योंकि असली गिरावट तब शुरू होती है जब इंसान सोच लेता है कि अब उसे सीखने की जरूरत नहीं और यही सोच चुपचाप सब कुछ खा जाती है। अब इस हिस्से में लेखक हमें उस बिंदु पर ले आते हैं जहां कहानी बाहर से पूरी लगने लगती है, लेकिन अंदर से असली परीक्षा शुरू होती है। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि जब इंसान ने एक स्तर की स्थिरता बना ली, जब पैसे को लेकर डर कम हो गया, जब फैसले ज्यादा स्पष्ट होने लगे, तब एक नया सवाल उठता है, अब क्यों? पहले क्यों साफ था, डर से बाहर निकलना, कमी से निकलना, नियंत्रण पाना। लेकिन अब जब कमी का शोर कम हो जाता है, तब अगर उद्देश्य साफ नहीं है तो इंसान भटकने लगता है। वो एक लाइन लिखते हैं, वेल्थ विदाउट पर्पस क्रिएट्स अ क्वाइट एम्प्टीनेस, यानी उद्देश्य के बिना अमीरी एक शांत खालीपन पैदा कर देती है। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ अधूरा लगता है। और यार, ये वो खालीपन है जिसे लोग अक्सर नए खर्च, नई दौड़ या और ज्यादा अक्यूमुलेशन से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो खालीपन नहीं भरता, बस ढक जाता है। अब वही आम आदमी फिर सामने आता है। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं है, लेकिन कभी कभी रात को उसे लगता है कि वो बस सिस्टम चला रहा है, जी नहीं रहा। लेखक कहते हैं कि यही वो मोड़ है जहां कुछ लोग गलत दिशा में मुड़ जाते हैं, ज्यादा जोखिम, ज्यादा दिखावा या फिर सब छोड़ देने का ख्याल। क्योंकि जब उद्देश्य साफ नहीं होता तो इंसान एक्सट्रीम्स की तरफ भागता है। लेखक इस हिस्से में इनफ की अवधारणा लाते हैं। वो कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने का एक बड़ा लाभ ये होता है कि आप जान जाते हैं कि आपको कितना चाहिए, और जब आपको ये पता होता है तब आप अंधी दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। होल्डन लिखते हैं, नोइंग योर इनफ इज अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम, यानी अपनी सीमा जानना ही आजादी का एक रूप है। क्योंकि अब आप दूसरों की दौड़ नहीं दौड़ रहे, आप अपनी दिशा में चल रहे हैं। यहां लेखक लेगेसी की बात करते हैं, लेकिन भारी शब्दों में नहीं। वो कहते हैं कि लेगेसी का मतलब ये नहीं कि लोग आपको याद रखें। लेगेसी का मतलब ये है कि आपकी वजह से किसी और का रास्ता आसान हुआ या नहीं, आपने ज्ञान छोड़ा या नहीं, उदाहरण छोड़ा या नहीं। पैसा तो बस एक साधन है, असली असर आपके फैसलों से पड़ता है। होल्डन लिखते हैं, मनी एम्प्लीफाइज इंटेंट, इट डजंट डिफाइन इट, यानी पैसा आपके इरादों को बड़ा करता है, आपकी पहचान तय नहीं करता। इस हिस्से में लेखक बैलेंस पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत में इम्बैलेंस जरूरी होता है, ज्यादा फोकस, ज्यादा अनुशासन, ज्यादा त्याग। लेकिन एक समय आता है जब जिंदगी को सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं, एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है। अमीर सोच वाला इंसान ये समझता है कि हर पल निवेश नहीं होता, कुछ पल सिर्फ जीने के लिए होते हैं, और ये समझ कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। लेखक यहां चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अक्यूमुलेशन में फंसे रह गए तो आप वही गलती दोहराएंगे जिससे आप निकले थे, बस रूप बदल जाएगा। पहले आप कमी से भाग रहे थे, अब आप अधिक से भाग रहे होंगे, और दोनों ही स्थितियों में आप आजाद नहीं होंगे। इस हिस्से के अंत में लेखक बहुत नरम लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने की यात्रा का असली मकसद पैसा नहीं है। पैसा तो रास्ते का परिणाम है। असली मकसद है ऐसा इंसान बनना जिसे पैसों की जरूरत जिंदगी चलाने के लिए हो, जिंदगी भरने के लिए नहीं। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, आप महसूस करते हैं कि अब आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, आप स्थिर होकर चलना सीख रहे हैं। और यही स्थिरता आपको आखिरी हिस्से की ओर ले जाती है, जहां सवाल अब कितना का नहीं, कैसे का होता है। अब आखिरी हिस्से में लेखक हमें वहीं ले आते हैं
जहां ये पूरी यात्रा चुपचाप शुरू हुई थी, खुद के साथ। जेम्स आर होल्डन कहते हैं कि जब आप बिना किस्मत के अमीर बनने का रास्ता तय कर लेते हैं, तो अंत में आपको कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई शोर नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती। बस एक शांत एहसास होता है कि अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। और यार, यही असली जीत है, जिसे लोग बाहर से देख नहीं पाते, लेकिन अंदर से महसूस जरूर करते हैं। वो एक लाइन लिखते हैं, ट्रू वेल्थ फील्स बोरिंग टू आउटसाइडर्स एंड पीसफुल टू इनसाइडर्स। यानी बाहर वालों को आपकी जिंदगी साधारण लग सकती है, लेकिन आपके अंदर शांति होती है, क्योंकि अब आपका दिमाग हर समय पैसे को लेकर भाग नहीं रहा होता। अब फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। अब आप किसी के सामने साबित करने नहीं निकले होते, बल्कि अपने लिए जी रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचकर एक बात बहुत साफ हो जाती है। अमीरी मंजिल नहीं थी, प्रक्रिया थी। वो इंसान जो आप इस सफर में बने, वही असली पूंजी है। पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी सीमाएं और आपका धैर्य, ये सब आपके साथ रहता है। होल्डन लिखते हैं, मनी इज रिप्लेसेबल, माइंडसेट इज नॉट। यानी पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सोच अगर टूट गई तो सब कुछ टूट जाता है। अब वही आम आदमी जो शुरुआत में थका हुआ, उलझा हुआ और किस्मत को दोष देने वाला था, अब अलग खड़ा है। वो सबसे आगे नहीं है, लेकिन सबसे स्थिर है। वो सबसे ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो साफ बोलता है। वो हर मौके पर कूदता नहीं, लेकिन जब कूदता है तो जानता है क्यों। लेखक कहते हैं कि यही परिपक्वता है। यही वो स्तर है जहां इंसान अमीर दिखता नहीं, अमीर होता है। लेखक इस हिस्से में ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, लेकिन भावुक तरीके से नहीं। वो कहते हैं कि कृतज्ञता का मतलब संतुष्ट होकर रुक जाना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि आप कहां से चले थे और आज कहां खड़े हैं। ये एहसास ईगो को जमीन पर रखता है और डर को काबू में। होल्डन लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड कीप्स एम्बिशन क्लीन। यानी कृतज्ञता आपकी महत्वाकांक्षा को जहरीला होने से बचाती है। यहां वो एक आखिरी भ्रम तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के बाद डर खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर रहता है, बस बदल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब डर आपको कंट्रोल नहीं करता। अब आप डर के साथ फैसले लेते हैं, न कि डर से भागकर। और यही मैच्योरिटी आपको भीड़ से अलग करती है। लेखक अंत में एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दिखावे की नहीं, प्रचार की नहीं, बल्कि उदाहरण बनने की। चुपचाप सही फैसले लेने की, ताकि कोई और, कहीं और बैठा इंसान ये देख सके कि बिना शॉर्टकट्स, बिना चमत्कार, बिना किस्मत के भी जिंदगी बदली जा सकती है। और यहीं पर किताब हमें छोड़ देती है। कोई जोरदार अंत नहीं, कोई ड्रामेटिक क्लाइमैक्स नहीं, बस एक शांत भरोसा कि अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर सोचते रहे, थोड़ा बेहतर करते रहे और खुद से ईमानदार रहे, तो अमीरी अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। क्योंकि अंत में बात यह नहीं होती कि आपने कितना कमा लिया, बात यह होती है कि अब आपको अपनी जिंदगी से डर नहीं लगता। और जब डर चला जाता है, तब इंसान सच में अमीर हो जाता है।